मिलेगा। चाकू का सदुपयोग भी है, चाकू का दुरुपयोग भी है। दुरुपयोग के डर से चाकू का इस्तेमाल बंद नहीं किया गया है। उससे गलती से अनजाने में भी चोट लग सकती है, सब्जी काटते समय भी चोट लग सकती है और जानबूझ के से भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी आज तक कभी भी इस बारे में चर्चा नहीं की गई है कि चाकू को आज से बैन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति चाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी रसोई में चाकू नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके बिना भी पॉसिबल नहीं है। तो knife is a good servant but a bad master. Similarly the mobile is. हम जब तक मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, शानदार व्यवस्था है। वो एक अच्छे नौकर की तरह काम कर सकता है, पर एक अच्छा स्वामी नहीं बन सकता, अच्छा मालिक नहीं है। उसे मालिक बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। चाहे आप इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में देखें, बिल गेट्स के बारे में, आप बिल गेट्स के विचारों को आप सुनेंगे। उन्होंने खुद ने अपने बच्चों को एक लंबे समय तक स्मार्टफोन से दूर रखा। अमेरिका जनरली, हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को काफी एडवांस मानते हैं, तो वो लोग भी इसके खतरों से चिंतित हैं और उसके लिए छोटे छोटे उपाय अपने अपने तरीके से अलग अलग दुनिया के कोने में काम हो रहे हैं। जिन्होंने खुद ने मोबाइल को इन्वेंट किया था, वो खुद भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं और नहीं एक्सपेक्ट करते हैं देना। तो हमें अपने आप को समझाना और संभालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सब नहीं चलेगा, मोबाइल खेलना मुझे मेरा शौक है और मैं इस शौक को परवान चढ़ाने के लिए तो आईटी की तैयारी के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आईटी की तैयारी करना चाह रहा हूं। आप आईटी की तैयारी करने के दौरान अगर मोबाइल की आदत से मजबूर हैं, आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर जाने की जरूरत बहुत महसूस होती है, गेम खेले बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो अभी भी समय है। मैं सजेस्ट करूंगा आप घर चले जाएं। यहां कोई स्कोप नहीं है, 1% भी स्कोप नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत चांस है, 1% भी स्कोप नहीं है। अगर मोबाइल आपका शौक बन चुका है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जेई में दिन रात एक करने वालों के लिए भी 100% गारंटी नहीं है। देखिए सिलेक्शन की मैं बहुत क्लियरली बता दूं आपको, ये कंपटीशन है। कंपटीशन के अंदर 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। आप जमकर पढ़ेंगे, 2 साल जमकर पढ़ने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो। मैंने बताया 10 लाख में से 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं एडवांस देने के लिए। उन 2.5 लाख में से 16,500 का सिलेक्शन होता है, तो 10 लाख में से 16,500 का सिलेक्शन हुआ एक तरह से, तो सबका तो होता ही नहीं। अब ये अच्छा लगता है बुरा लगता है वो एक अलग बात है। स्कूल के दिनों में आप सुनते थे कि मेहनत करने वालों की कभी मेहनत करने पर बच्चों के नंबर आ ही जाते थे, पर जेई में ऐसा जरूरी नहीं। सिर्फ मेहनत करने से नंबर नहीं आता है, मेहनत के अलावा भी बहुत कुछ होता है। सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है जो जेई के अंदर क्वालिफाई बनाता है। डेफिनेटली जब मैं चलता हूं, एक इंसान चलता है, तो चलने के लिए क्या उसके पैर का परफेक्ट होना पर्याप्त है? क्या मेरे पैर बहुत अच्छा काम करते हैं तो क्या मैं चल सकता हूं? पैर के अलावा भी मेरे शरीर के दूसरे हिस्से भी हैं जिनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मेरी आंखें सही काम करेंगी तभी तो मैं पैर रख पाऊंगा, मेरा दिमाग सही काम करेगा तभी तो मैं सोचूंगा मुझे चलना है, मुझे किस दिशा में चलना है। अगर मैं पागल हूं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो मैं तो यहीं से चलने की कोशिश कर सकता हूं। मैं यहीं से नीचे उतरने की कोशिश करूंगा, नीचे उतरूंगा गिर जाऊंगा, 4थे माले से नीचे गिर जाऊंगा। दिमाग सही काम करना चाहिए, मेरा दिल सही काम करना चाहिए, मेरा शरीर का बाकी हिस्सा भी सही तरीके से काम करता होगा। सब चीजों का अपनी अपनी भूमिका होती है। मेहनत बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बट हार्डवर्क इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच मेक यू क्वालिफाई इन जेई। There are many more factors and the second important factor is intelligence, application skill, जिसको जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं। जनरली लोगों का मानना है मेहनत कर रहा है तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे नंबर, मेहनत करो आप। तो ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में बड़ी वो इंस्पायरिंग लगती है, पर मैं अगेन कहना चाहूंगा सिर्फ मेहनत से नहीं हो पाता। देखिए जो क्रिकेट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे, जो स्पोर्ट्समैन इंडियन टीम के अंदर जाना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो मेहनत नहीं करते होंगे, लेकिन देश की टीम के अंदर 11, 15 लोग, 18 लोग होते हैं मैक्सिमम। पिछले 20-30 सालों के अंदर कितने लोग इंटरनेशनल मैच खेल पाए होंगे अपने देश की तरफ से? तो उन लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा तो नहीं होगी। जितने भी लोग पिछले 30-40 सालों के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम में देश का प्रतिनिधित्व किया होगा, ऐसे लोगों की संख्या अगर हम सबको जोड़ लें जिसे एक मैच भी खेला हो, तो ऐसे 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। पर तैयारी कितने लोग करते हैं भाइयों?
लाखों लोग तैयारी करते हैं कि हम इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर पहुंच जाएं, तो पहुंच तो नहीं पाए। ऐसा है नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत से नहीं होता, मेरा ये कहना है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई डर पैदा नहीं कर रहा हूं। ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम जानते ही नहीं, हम चुनौतियों के बारे में, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, वी आर नॉट इवन अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर, एंड व्हेन वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली, and if we are not prepared, we will be scared by the consequences, by the situations coming during the preparation, and that make us that generate the possibility of more failure. That's why we are trying to educate the students and parents that understand what you have decided and what's going to come. And this is what I'm trying to tell you. हम कल जो पेरेंटिंग सेशन होगा उसमें भी हम इस पे बात करेंगे, बच्चों के साथ में हम एक अलग से सेशन लेंगे, उसके अंदर भी हम इस बारे में बात करेंगे। आपको सर ने बताया, कुमावत सर ने, कि कैसे जेई के पिछले 6 साल के रिजल्ट उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाए थे, आपने उस फर्क को देखा। तो वो चुनौतियां जिंदा रहती हैं, उन चुनौतियों के साथ में हमें जीना पड़ता है। चुनौती हर इंसान को सहनी पड़ती है, चाहे वो कितने भी किसी भी मुकाम पर हो। आपने पीवी सिंधु का नाम सुना हुआ है, आपने नीरज चोपड़ा के बारे में आपने सुना हुआ है, उसने अपने देश का गौरव बढ़ाया है गोल्ड मेडल लेकर। इन लोगों को भी चुनौतियों का कम सामना नहीं करना पड़ा। मैं दिखाना चाहूंगा इनसे संबंधित एक वीडियो, जिससे आपको और थोड़ा सा मैं इंसाइट दे सकूंगा। मेरे साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो वीडियो एक बार ऑन करें और दिखाएं इन लोगों की मेहनत का जज्बा। Can you tell my audience that particular story? I mean, I came to the office and I told my mistakes, and he was like, okay, and this is what you have to do. From my side, is one was, we have to practice really hard and we have to be focused all the time. And second one is, the diet, no sugar basically. And third one is no phone. And there were some of mistakes from my side, but yeah, as soon as he said that, I was like, okay, fine. At that point of time, I was like, okay, but now I actually think, how did I do it? She was told no phone for the next 8 months, no WhatsApp, no internet, nothing, without a mobile phone. That's what you made her do. Well, the fact is that special tournaments need special preparations, because some things which you're used to and you have it all the time, sometimes when you drop that thing, it almost is reminding you of the fact that you have dropped it for a reason. And it's not the phone actually, but the fact is that you're continuously reminded that I don't have a phone because I'm preparing for the Olympics. You're not eating the foods which you like because you're preparing for the Olympics. So the focus completely revolves around that. Whatever it takes for good preparation, we'll do it when it's needed. पैंडेमिक के दौरान जब कोई बाहर नहीं जा सकता था, तो नीरज चोपड़ा भी घर पर बैठा रह सकता था, ये बहाना बनाकर कि अब खेलना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने घर पर ही रास्ते बनाए कि कैसे एक्सरसाइज, प्रैक्टिस अपनी लगातार निरंतर वो कर सकते हैं। जेवेलियन नहीं थ्रो कर सकते थे तो प्रैक्टिस तो कर ही सकते थे। और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, वो मैदान में आ गए और अपने आप को तैयार कर लिया ओलंपिक के लिए। उनके तैयारी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि भाला फेंकने के बाद उन्होंने देखा भी नहीं, गिरने तक का इंतजार भी नहीं किया, और ऑडियंस की तरफ चेहरा करके इशारा कर दिया कि यस, मैंने गोल्ड जीत लिया। कॉन्फिडेंस का जो ये लेवल है, जो ये क्लैरिटी है, अब सोचिए पीवी सिंधु ऑलरेडी एक सक्सेसफुल शटलर है, उसके बावजूद उन्होंने 8 महीने के लिए मोबाइल ड्रॉप करने का फैसला लिया। ड्रॉप करने का, इस्तेमाल ही नहीं करूंगी मैं। क्यों? क्योंकि उनके कोच ने कह दिया। अगर आप अपने ट्रेनर की बात को आप ये कह सकते हैं कि क्या मोबाइल छोड़ देने से वो बैडमिंटन मतलब वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मोबाइल साथ रखकर भी कर सकती थी, मोबाइल छोड़कर भी कर सकती थी। सिर्फ मोबाइल छोड़ने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल छोड़ देने से थोड़ी ना आप इंटरनेशनल चैंपियन बन जाने वाले हो। बात यह है देखने की वो इस हद तक सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एक कामयाब और मैच्योर एज में पहुंचने के बाद में स्टिल these people are ready to sacrifice their pleasure, their personal liking and disliking। इस एज में आप तो बहुत छोटी उम्र के अंदर है, उतनी छोटी उम्र के अंदर आपके लिए सैक्रिफाइस करना और उनके लिए करने में बहुत फर्क है, वो भी 8 महीने के लिए कोच के कह देने पर।
तो सेक्रीफाइसेस हर कामयाब इंसान को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी शुरू कर रहे हो इसलिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सेक्रीफाइसेस हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उसमें सेल्फ रेगुलेशन एक बहुत बड़ा काम है कि मोबाइल रखा हुआ है लेकिन मैं उसका 2 साल तक कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपके अतीत से ही आपकी प्रतिभा दिखाई देने लग जाती है। कई बार हमें हमारे प्रेजेंट और पास्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है जिससे हमें लगे कि हम कोई महान काम करने वाले हैं, कोई बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। ये समय के साथ में हमारे अंदर के गुणों का विकास होता है और हम कामयाबी के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे चारों ओर हमें देखने को मिलेंगे। अमिताभ बच्चन होने में तो एक बहुत ही फेमस शख्सियत के बच्चे थे। हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े पोएट थे, लेकिन उनकी इच्छा थी एक बहुत बड़ा सिंगर बनने की, एक बेहतरीन सिंगर बनने की। जब वो ऑडिशन के लिए पहुंचे तो उनको क्लियरली ये बात कह के मना कर दिया गया, नहीं आपकी आवाज सिंगिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब वो हार मानकर बैठ सकते थे, लेकिन ही स्टार्टेड हिज करियर इन फिल्म इंडस्ट्री। वो देखने में, उनके व्यवहार में कहीं भी एक फिल्म एक्टर की तरह से नहीं लगते थे, एक स्टार की तरह से नहीं लगते थे। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कामयाब होंगे। शुरू की उनकी पिक्चरों के अंदर उनको मेन रोल्स नहीं मिले थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने अभिनय से, अपने डेडिकेशन से अपनी काबिलियत को साबित करवाया और आज इतने लंबे समय के बाद में भी वो एक कामयाब फिल्म एक्टर की तरह से अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हुए। इतने लंबे स्पैन तक एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार होने की उपलब्धि उनके पास में है, जो बहुत सारे स्टार्स के पास में नहीं। कुछ लोग 5 साल 10 साल का करियर रखते हैं, बट ही हैड अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ सक्सेसफुल करियर। इवन वो एक केबीसी जैसे छोटे से सीरियल के अंदर को भी उन्होंने कामयाब बना दिया है अपनी उसी भारी आवाज के बदौलत। जिस भारी आवाज को एक वजह बन गई थी उनके सिंगर नहीं बनने की, उस भारी आवाज के दम पर कोरोना के समय जब भी आप कॉल करते थे तो आपको आवाज जिस इंसान की सुनाई देती थी वो इंसान अमिताभ बच्चन ही था। हेलो, आप भूल गए। हेलो, देखिए आपका ये रिस्पॉन्ड करना मुझे बताता है आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हम लोग सब कनेक्टेड थियरी से बातें करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, अगेन वो पायलट नहीं बन पाए, कुछ कंडीशंस, कुछ क्राइटेरिया थे जिसमें वो फिट नहीं हुए। पर ऐसा नहीं है कि वो थक हार कर बैठ गए, उन्होंने उससे ऊंचा गोल स्थापित किया, उन्होंने उससे ज्यादा बेहतर और बेहतरीन उपलब्धि हासिल की और आने वाले सालों तक, एक लंबे समय तक हमारे देश के नौजवान याद करके उनसे इंस्पायर होते रहेंगे कि किस तरह से उन्होंने देश को अपने डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। माइकल जॉर्डन, हमारे देश में बास्केटबॉल को लेकर उतना क्रेज नहीं है जितना अमेरिका में है, और माइकल जॉर्डन पूरी दुनिया में अपनी एक्सपर्टीज के लिए बास्केटबॉल के अंदर उनकी जो कमाल की महारत है उसके लिए मशहूर है। अमेरिका में लोग दीवाने हैं उनके, जैसे हमारे देश में सचिन और धोनी की बातें की जाती हैं, ऐसे ही यूएस के अंदर माइकल जॉर्डन की बात की जाती है। पर वो माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के अंदर बादशाह के तौर पर जाना जाता है, आपको यकीन नहीं होगा कि वो स्कूल के दिनों में अपने कॉलेज टीम में, स्कूल टीम के अंदर सिलेक्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं भाई तू नहीं खेल पाएगा, रहने दे, तेरे बस का काम नहीं है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपके सामने कई नए चैलेंजेस आने वाले हैं। स्कूल की दुनिया से बाहर निकलकर आप जेई की दुनिया में आए। जेई की तैयारी में काफी नए आपको बदलाव दिखाई देने को मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे स्कूल के अंदर, जैसे आप में से कितने बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स हैं बोर्ड के अंदर? 80% से ज्यादा मार्क्स कितनों के? जिनके 90% से ज्यादा हैं उनके 80% से भी ज्यादा हैं। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि 80% से तो ज्यादा नहीं, मेरे तो केवल 90% से ज्यादा है। तो आप देखिए ज्यादातर बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स हैं, अपने स्कूल के टॉपर्स रहे हुए होते हैं, तो पेरेंट्स को काफी मन में रहता है कि भाई हमारा बच्चा तो टॉपर ही है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे सभी टॉपर हैं, अलग अलग स्कूल के, अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग क्लास के। तो ये चुनौतियां आती हैं, इसलिए हम पहले से आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके बचपन में ऐसा नहीं कि देखते ही सबने पहचान लिया था कि ये तो बहुत प्रतिभाशाली है। इनफैक्ट उनको लिखने पढ़ने में भी बड़ी दिक्कतें आती थी, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। लेकिन समय के साथ उनके अंदर की प्रतिभा
लोगों तक पहुंची, लोगों ने उनको स्वीकार किया और एक मशहूर वैज्ञानिक के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाए। तो चुनौतियां हमें और बेहतर बनाती हैं। ये चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं। कुछ लोग जो भी इस तरह की चीजें सोचते हैं वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर वॉलीबॉल प्लेयर हुआ करती थी, नेशनल टीम में थी, पर उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिस वाकये से पूरी की पूरी दुनिया बदल गई उनकी। मैं चाहूंगा कि उन्हीं के जुबानी उनकी कहानी हम पहले सुनते हैं एक बार, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक नई दिशा दी। 2011 में चलती ट्रेन से मुझ में बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी। चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के इधर मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्स बोले निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर उतर रहे थे। न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि अरुणिमा व्हील चेयर पे आ जा। बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे, बैसाखी पे आ जा, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने गोल को, अपने मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने लांगा है समुद्रों को। अभी तो मेरा आसमान बाकी है। अरुणिमा चाहती तो आराम से हार कर बैठ सकती, नहीं ऐसे नहीं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके साहस को, उनकी सोच को, वो चाहती तो और लोगों की तरह वो भी आराम से निराश